अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे पीसी का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का, जिसमें हम रीजनिंग के सवाल सॉल्व कर रहे थे। कंटिन्यू करते हैं। सवाल था कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो होती है वो कॉज क्यों होती है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। तो मैंने नॉन रीजनिंग मॉडल पेपर का ये सवाल आया था, उसमें आपको पूरा समझाया था। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन पे जो नोट लिखना था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट हमें ले जाता है इंडेंजर्ड स्पीशी के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इसका मतलब कि जो इसमें प्रिंसिपल स्टेट किया गया है वही कॉज हो जाता है इंडेंजर्ड स्पीशी का। यानी इसमें ये कहते हैं कि अगर दो तरह के स्पीशीज़ जो है वो एक ही उसमें रह रहे हैं, हैबिटेट में रह रहे हैं, और वो एक ही तरह के लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, तो ये होगा कि उनमें से कोई एक जो है उस रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और जो पीछे रह जाने वाली दूसरी स्पीशी होगी जो उसी जगह पे प्रेजेंट है वो उस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और वो जो है वो इवेंचुअली वहाँ से हटना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर वो रिसोर्स इस्तेमाल नहीं करेगी, फूड इस्तेमाल नहीं करेगी, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी और उनकी जो है वो सर्वाइवल का मसला हो जाएगा, यानी उनका डेंजर हो जाएगा सर्वाइवल का। तो इस तरह की स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं और वो वहाँ से उस जगह से एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाती हैं जहाँ पे उनकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए कोई और स्पीशी आ जाती है। तो इसी वजह से कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल जो होता है वो कॉज होता है इंडेंजर्ड स्पीशी का। यही सारी बातें मैंने इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद अगला सवाल था कि हाउ डज मसल फटीग टेक प्लेस इन एन एथलीट। तो कोई भी एथलीट या स्पोर्ट्समैन वो क्या कर रहा होता है, वो अपने स्केलेटल मसल को नॉर्मल से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ कर रहा होता है। यानी कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन जब नॉर्मली हो रही होती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो हमें चाहिए होता है कैल्शियम, दूसरा ATP चाहिए होता है जो कि एरोबिक रिसोर्सेज से आ रहा होता है। जब नॉर्मली ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन नॉर्मल ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन आ रहा होता है उससे एरोबिक रिस्पायरेशन से जो ATP बनती है वो चाहिए होती है, और तीसरी चीज़ जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स चाहिए होता है। तो ये तीन कंडीशन होती है मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगर इनमें ज़रा सा भी इम्बैलेंस आ जाएगा या कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी और ये रिक्वायरमेंट जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कम हो जाएंगी, इम्बैलेंस आ जाएगा, तो फिर मसल्स जो होंगे वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो हो क्या रहा होता है, यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्केलेटल मसल एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन अपने यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं तो इस वजह से उनके मसल के अंदर या वैसी ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन तो नॉर्मल होती है लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन अब जिस तरह से चाहिए उस हिसाब से एकदम से तो बॉडी जो है वो उस चीज़ को वो नहीं कर पाएगी, कोप नहीं कर पाएगी, तो ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाएगा मसल सेल्स के अंदर। ऐसी कंडीशन में जो ATP होता है वो फिर एरोबिक के बजाय इनएरोबिक कंडीशन से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और इनएरोबिक में हमें पता है कि फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन में ATP नहीं बनती। तो जो ATP और फर्मेंटेशन में जो चीज़ बनती है वो होती है लैक्टिक एसिड। तो जब ऑक्सीजन नहीं होता तो लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर जो होता है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, मसल के अंदर ऐसे ही रखा रहेगा। तो वहाँ पे पेन सेंसेशन प्रोड्यूस होगी, दर्द महसूस होगा, और उस दर्द की वजह से जो एक टायरिंग इफेक्ट मसल्स के अंदर हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा महसूस होता है उसको कहते थे मसल फटीग। तो इसलिए मसल फटीग एथलीट के अंदर हो रहा होता है क्योंकि उनके मसल सेल्स के अंदर फर्मेंटेशन की वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। उसके बाद जो है वो यहाँ से गर्ल्स सेक्शन वाले सवाल स्टार्ट हो जाते हैं, यानी गर्ल्स के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में सवाल आए थे उसमें पहला सवाल था कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरह से प्रोड्यूस करता है मेडुला के अंदर। काउंटर करंट वाला टॉपिक मैंने एक अपनी वीडियो में जो है वो पूरा कम्प्लीटली डिटेल में हर चीज़ उसको बताई थी। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है काउंटर करंट क्या होता है, किस तरह से होता है, उसका काम क्या होता है। वो मैंने वीडियो जो है वो चैप्टर 1 की करवाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से लाजमी ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। यहाँ पे उसी को मैंने शॉर्ट कर दिया। काउंटर करंट का काम क्या है, उसका काम है कि वो मेडुला के अंदर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बना के रखे। हाइपरटोनिक क्यों रखना है हमने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को हम फिल्ट्रेट से निकाल के बॉडी के अंदर या फिर मेडुला के अंदर ले आएँ या ब्लड के अंदर वापस ले आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी के अंदर कंजर्व रहे, यूरिन में ना जाए, फिल्ट्रेट में ना जाए। तो इस वजह से हमें जो इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना होता है वो हाइपरटोनिक मेंटेन करके रखना होता है। तो ये किस तरह से होता है, हाइपरटोनिक का मतलब ये कि हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस तरह से बना रहे हैं कि वाटर जो है वो अगर मेडुला हाइपरटोनिक है और फिल्ट्रेट जो है वो हाइपोटोनिक हो गया तो उसका मतलब है कि वाटर जो है वो फिल्ट्रेट से निकल के मेडुला के अंदर आएगा। यानी वाटर फिल्ट्रेट के अंदर ज़्यादा है, मेडुला के अंदर कम है, तो उसका ग्रेडियंट इस तरह से बन जाएगा कि वो यहाँ से निकल के ब्लड के अंदर एंटर होगा। तो इस वजह से हमें इसको हाइपरटोनिक रखना होता है। तो हम ये हाइपरटोनिक किस तरह से करते हैं कि हमें पता है कि जिस तरह से ये होता है लूप ऑफ हेनले, सही है, एक होती है इसकी असेंडिंग लिम्ब और एक होती है इसकी डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये हो गई इसकी डिसेंडिंग, ये हो गई असेंडिंग। हमें पता है असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो परमेबल होती है वाटर से और डिसेंडिंग जो होती है वो परमेबल नहीं होती वाटर से। तो यहाँ से वाटर नहीं जाता बल्कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ऐड होते हैं, वो भी एक्टिवली, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे, और हमें इसको करना होता है हाइपरटोनिक, तो हम इसको इसी तरह से हाइपरटोनिक करते हैं कि यहाँ पे जो है वो जो भी फिल्ट्रेट यहाँ आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा
यहाँ से निकल के फिल्ट्रेट से निकल के मेडुला के अंदर एंटर हो जाए। इसीलिए एंटर करता है क्योंकि यहाँ हाइपरटोनिक होता है, और यहाँ हाइपरटोनिक इसीलिए होता है क्योंकि हम असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट्स को, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड उसको एक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इस वाले लिम्ब से इधर की तरफ। तो यहाँ से यहाँ आता रहता है, यहाँ पे हाइपरटोनिक बनता रहता है, और ग्रेडियंट वाटर का इस तरह से बन जाता है कि वाटर यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है, और फिर वो यहाँ से यहाँ मूव करता है। यानी वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को पॉसिबल बनाने के लिए हम इस तरह का ग्रेडियंट, हम नहीं काउंटर करंट मल्टीप्लायर इस तरह का ग्रेडियंट बनाता है कि वाटर रीएब्जॉर्ब हो सके। ये था इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगला सवाल था कि वाई डू कार्डिक मसल नॉट बिकम फटीग, कार्डिक मसल क्यों नहीं फटीग होते। फटीग की कंडीशन मैंने पीछे बताई थी कि जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में तो वो फटीग होने लग जाते हैं, लेकिन कार्डिक मसल के अंदर लैक्टिक एसिड क्यों नहीं होता। तो सबसे पहला जवाब यही कि कार्डिक मसल की जो अरेंजमेंट होती है वो ब्रांच्ड होती है, यानी कि वो उस तरह से जो स्केलेटल मसल होते हैं वो उस तरह से अनब्रांच होते हैं, जबकि जो कार्डिक मसल होता है वो उस तरह से एक फाइबर है तो वो इंटरकनेक्टेड रहेगा दूसरे फाइबर से, और दूसरा फाइबर इस तरह से इंटरकनेक्टेड होगा तीसरे फाइबर से। तो ये एक पूरा ना इस तरह से नेटवर्क बन जाता है। अगर यहाँ पे एक फाइबर स्टिमुलेट होता है तो वो स्टिमुलेशन पूरे सारे हर फाइबर की तरफ जारी होती है। तो इस तरह से क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है, और ये जब भी एक फाइबर स्टिमुलेट होता है तो मसल पूरा एज अ टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये भी कि जो यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने का मतलब है कि एरोबिक रिस्पायरेशन मैक्सिमम होगी, यानी एनारोबिक की तरफ तो जाता ही नहीं है हार्ट। इतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन वाले एटीपीज बनेंगे, तो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। इस वजह से भी हार्ट फटीग नहीं होता। ये जिस तरह से ये ब्रांचिंग होते हैं तो हमें पता है ब्रांच है तो एक साइटोप्लाज्म इस फाइबर का साइटोप्लाज्म इस फाइबर के साइटोप्लाज्म के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ये एक तो इंटरकनेक्टेड भी है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से फटीग नहीं होता। फिर उन्होंने पूछा था कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को हम माउंटेनियस रीजन में क्यों बिल्ड कर रहे होते हैं, ऊंची जगह पे या ऐसी जगह पे जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ क्यों हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लगाते हैं। तो पहले तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब ये है, पावर का मतलब ये है कि वाटर के मोशन की वजह से जो पावर प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वाटर के फ्लो की वजह से जो पावर प्रोड्यूस होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। तो यानी हमें ऐसी जगह पे यानी ऐसे वाटर यूज़ करना है जिसमें फ़्लो होगा, यानी रिवर या लेक्स वगैरह की। और दूसरी चीज़ ये कि वो फ़्लो इस तरह से होगा कि उसमें पावर जनरेट हो, यानी कि हमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए जो दो कंडीशंस होती है वो ये होती है, या तो कि बहुत ज़्यादा पानी किसी जो है वो थोड़ी सी जगह से गिर रहा हो, या फिर जो है वो थोड़ा कम पानी या बहुत ज़्यादा पानी ना हो लेकिन वो बहुत ऊंची जगह से गिर रहा हो, यानी कि जिस तरह से नेचुरल फॉल जो होती है रिवर और लेक वगैरह की उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, जो कि माउंटेनियस रीजन में हो रही होती है उसको यूटिलाइज़ करते हैं हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। तो ये हो जाता है इसका आंसर। उसके बाद अगला सवाल था कि एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन जो होती है वो इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहलाता है। तो जो एपिनेफ्रिन होता है वो रिलीज़ होता है एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो अंडर कंट्रोल होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो बेसिकली जो एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन हार्मोन है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में रिलीज़ होता है। हमें पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो तब डोमिनेट होता है जब बॉडी इमरजेंसी की कंडीशन में होती है, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में होती है। तो यानी कि ऐसी कंडीशन में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसी तरह की चीज़ों को रिलीज़ कराएगा कि बॉडी इस तरह का रिस्पॉन्स दे जो इमरजेंसी में उसको देना चाहिए। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो रिलीज़ होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में, और वो क्या रिस्पॉन्स जनरेट कराता है, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स जनरेट कराते हैं। यानी किस तरह की चेंजेस लाएगा कि ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, डायलेट करना प्यूपल को और ब्लड ग्लूकोज, ये सारे वो रिस्पॉन्स होते हैं जो बॉडी किसी इमरजेंसी में देता है, इसी वजह से हम इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। उसके बाद सवाल था कि जेनेटिक मोनोटनी जो होती है वो ओवरकम किस तरह से होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मोनोटनी का जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि वैरायटी ना होना, और जेनेटिक मोनोटनी का मतलब है कि जीन्स जेनेटिक कंटेंट जो है वो एक ही तरह का, यानी एक ही तरह की प्रोजेनी बार बार बन रही है, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तो क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि वो उसी तरह से जो है वो एक ही तरह की आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाने को ओवरकम इसी तरह से करती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो गैमेट्स होते हैं, एक एग होता है एक स्पर्म होता है, दोनों का अलग जेनेटिक कंटेंट होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दोनों फ्यूज़ होते हैं, एक जाइगोट बनता है और एक नया यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाती है, डाइवर्सिटी आती है प्रोजेनी के अंदर। तो इसीलिए जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जेनेटिक मोनोटनी को ओवरकम कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर दो अलग कैरेक्टरिस्टिक रखने वाली गैमेट्स फ्यूज़ होती हैं और एक नए कैरेक्टर्स बनते हैं, यूनिक कैरेक्टर्स बनते हैं प्रोजेनी के अंदर या ऑफस्प्रिंग के अंदर, जो कि अडॉप्टेड होते हैं एवर चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से, यानी कि उनके उस तरह के कैरेक्टर होंगे जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में उनकी सर्वाइवल के लिए बेस्ट होता है।
फिर एक लास्ट सवाल कि हर्माफ्रोडाइटिक कंडीशन जो होती हैं वो एडवांटेजेस की होती है पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए, ये भी मैं मॉडल पेपर में करा चुकी हूँ। शॉर्ट में बता देती हूँ कि हर्माफ्रोडाइटिक कंडीशंस इनको हेल्प करती हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन में। हर्माफ्रोडाइटिक यानी बाइसेक्सुअल, एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होंगे, यानी दोनों तरह के गैमेट्स होंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपस में फ्यूज़ करके एक नए इंडिविजुअल या रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। किस तरह की स्टेट में, जब किस तरह की इन्वायरमेंट में, जब ये आइसोलेटेड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि होस्ट पैरासाइट किसी होस्ट के अंदर, तो उसके अंदर उसकी कॉलोनी प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर होस्ट के सेल्स हैं, तो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगा अपने तरह के ऑर्गेनिज्म। किस तरह से बनाएगा, खुद ही से अपने एग को अपने स्पर्म से फ्यूज़ करके नए ऑर्गेनिज्म को वो करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और वहाँ पे वो सर्वाइव करेगा। यहाँ पे आके गेस्ट पेपर के सारे सवाल कंप्लीट हो जाते हैं पीसी कॉम्प्रिहेंसिव 2021 के। आपको यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई और सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।